जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडीज में। और आज मैं ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 25 लेकर आया हूँ और सर्किल का लेक्चर नंबर 3 होगा। इसके पहले मैं सर्किल का 2 लेक्चर ले चुका हूँ। फर्स्ट लेक्चर जब सर्किल का स्टार्ट हुआ था, इट मीन्स 23 नंबर ज्योमेट्री का जो 23 नंबर सेशन था, उसमें मैं सर्किल को स्टार्ट किया था। जब सर्किल स्टार्ट किया था तो उसमें फर्स्ट लेक्चर सर्किल का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें सर्किल का सिर्फ फंडामेंटल बातें हुई थी। सर्किल में क्या क्या होते हैं उसके बारे में चर्चा हुई थी। जब मैं सेकेंड लेक्चर लेकर आया सर्किल का, इट मीन्स ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24, तो उसमें कुछ फार्मूला को समझाया कि ये फार्मूला कैसे आता है, उसके बारे में बताया। फिर उसी लेक्चर में मैं 2 थ्योरम पे भी चर्चा किया था। फर्स्ट थ्योरम था कि सेंटर पर जो एंगल बनता है वो एंगल सरकमफ्रेंस पे बने एंगल का डबल होता है, लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए, एक ही चाप के द्वारा। आप पिछला सेशन भी देखकर इस बात को समझ सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ। सेकंड थ्योरम बताए थे कि सेमी सर्कल का जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है, यानी अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, आपका समकोण होता है। जो भी मैं थ्योरम बताया हूँ, मात्र 2 थ्योरम बताया, उस पर मैं 3 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो भी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, यानी जो भी क्वेश्चन मैं अपने सेशन में बताता हूँ वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है। ऐसा नहीं कहीं से उठाया और चिपका दिया, ऐसा नहीं है। जो भी क्वेश्चन होता है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होता है, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन होता है और उसी पे डिपेंडेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं। तो सबसे पहले आज जब मैं लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो पहले मैं ये 3 क्वेश्चन को समझा दूंगा कैसे है। बहुत सारे बच्चे बना भी लिए होंगे, फिर जाकर मैं आगे का थ्योरम पे चर्चा करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि यदि वृत्त के केंद्र O पर, ये O पर बना एंगल AOB 94, ये आपका 94 डिग्री है हो, तो APB का मान निकलना है, ये मान निकलना है। तो आपको बताए थे कि अगर एक ही चाप के द्वारा सेंटर पर एंगल बने या उसी चाप के द्वारा सरकमफ्रेंस पर एंगल बने तो ये एंगल इस एंगल का क्या होता है, डबल होता है। तो अगर ये 94 है तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 47। बहुत सिंपल है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए। किस थ्योरम से, केंद्र पर का बना कोण परिधि पर के कोण बने कोण का क्या होता है, डबल होता है, अगर एक ही चाप के द्वारा बन रहा है तो, यानी एक ही चाप पर। सेकंड क्वेश्चन, दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र O है। चलिए ये केंद्र O हो गया। यदि COB ये वाला वैल्यू 66 डिग्री, तो BAC का मान निकाले। अब जरा देखिए, ये आपका चाप है, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा सा सर को इधर उधर घुमाइएगा। इसी चाप पर ये भी एंगल बन रहा है और ये भी एंगल बन रहा है, यानी सेम चाप पर बन रहा है। तो सेम चाप पर जब बन रहा है तो हम बोल सकते हैं कि केंद्र पर बना कोण परिधि का क्या होता है, डबल। तो दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं कि परिधि पर का जो कोण होता है केंद्र का आधा होता है। तो ये 66 है तो ये कितना हो जाएगा, 33 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी। एक और क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आकृति में O वृत्त का केंद्र है। चलिए मान लिए O वृत्त का केंद्र है। यदि वृत्त का परिधि, यानी ये पूरा परिधि, यानी परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, इसका वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। तो ये PQ चाप की लंबाई पूछ रहा है। तो एक बात बताइए दोस्तों, जब पूरा घूमता है तो ये सरकमफ्रेंस होता है, इट मीन्स परिधि। परिधि पर यानी परिधि का वैल्यू कितना दिया है, 90 डिग्री। जब एक चक्कर घूमता है तो कितना का एंगल बना रहा है, 360 डिग्री, यानी 360 डिग्री पे ये आपका कितना बना रहा है, 90। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन में कह रहा है ना वृत्त की परिधि कितना है, 90 सेंटीमीटर है। इसमें कुछ और क्वेश्चन में होना चाहिए, यस 45 डिग्री। तो बताइए, तो ये केंद्र है तो परिधि का डबल होगा तो ये कितना हो जाएगा, 90। और यही एंगल के सामने ना ये चाप है, यानी मुझे 90 डिग्री का वैल्यू चाहिए। तो जरा देखिए 360 डिग्री का वैल्यू 90 डिग्री है, कैसे, पूरा परिधि का वैल्यू दिया है 90 सेंटीमीटर, पूरे परिधि पे एंगल कितना बनता है, 360। तो 1 डिग्री पे कितना बनेगा, 90/360। मेरे पास कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 90/360 इंटू 90, ये कितना से कट जाएगा, 4 मरतबे। इसको भाग लाइए, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 22 पूर्णांक, उसके बाद यहाँ पे
4 से इसको काटिए, 22 चौक 88, 2 2/4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 22:1/2 सेंटीमीटर। समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे बना, क्योंकि पूरे 360 पे 90 का बना रहा है, तो 90 पे कितना हो जाएगा, 22.1/2 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि आपको जो थ्योरम पढ़े होंगे, मेरे सेशन को देखे होंगे, उस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन कैसे आता है, थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन कैसा होता है, आप समझ सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, तो फिर मैं आगे का बात बता रहा हूं। अब देखिए आगे हम क्या बताने जा रहा हूं। चलिए, तो आज मैंने देखा कि जो भी थ्योरम बताए थे पिछले सेशन में, उस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन को मैंने खत्म किया। आज आगे का थ्योरम का बात करते हैं। जैसे आज मैं एक टॉपिक बताऊंगा, उस टॉपिक का नाम होगा चक्रीय चतुर्भुज, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या बताने जा रहा हूं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं चक्रीय चतुर्भुज। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और हिंदी में क्या बोलेंगे, चक्रीय चतुर्भुज। आइए देखते हैं चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। वैसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष से एक वृत्त गुजरता है, ऐसा एक चतुर्भुज जिसके शीर्ष से एक वृत्त गुजरता है। देखिए शीर्ष कितने होते हैं चतुर्भुज में, 4 होते हैं, चारों से एक वृत्त गुजरा, तो इसको हम लोग चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो आपसे याद रहेगा, चतुर्भुज अलग है, चतुर्भुज को क्या बोलते हैं, 4 भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहेंगे। और चक्रीय चतुर्भुज को क्या कहेंगे, वैसा चतुर्भुज जिसके शीर्ष से एक वृत्त पास करता है, एक वृत्त गुजरता है। ए सर्किल पासेस थ्रू फ्रॉम क्वाड्रिलेटरल, और वो क्वाड्रिलेटरल से कहां से, उसके वर्टेक्स से, थ्रू फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, यानी उसके क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए, तभी ये वो क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज होगा, नहीं तो चक्रीय चतुर्भुज नहीं होगा। इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला प्रॉपर्टीज ये है कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल, यानी ये इस एंगल का सम्मुख ये है आमने सामने, और इसका सम्मुख ये है, सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, यानी a + c = 180 और b + d = 180। चलिए इस बात को हम प्रूफ करके भी देख लेते हैं। ओके, ये आपका सपोज सेंटर है, ये आपका क्या है, सेंटर है। मान लीजिए हम इस तरह से इसको मिला दिए, ये सेंटर हो गया। तो देखिए जरा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपका सेंटर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल है, इसका डबल है कि नहीं है, बिल्कुल डबल है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि एंगल AOC जो है, ये वाला एंगल, इसका क्या है, डबल है, यानी लिख सकते हैं 2 एंगल ABC। हमेशा याद रखिएगा, ये जो एंगल बन रहा है किस चाप से बन रहा है, इस चाप से बन रहा है। दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा, बच्चे हमेशा कंफ्यूज करते हैं। क्या कंफ्यूज करते हैं कि जैसे हमने ये फिगर बनाया, ठीक है, ये सेंटर पे एंगल बन रहा है, तो ये एंगल जो होगा, देखिए इस सेंटर के नीचे है, तो ये वाला एंगल लेंगे। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला ये एंगल लेंगे और ये इसका डबल हो जाएगा, नहीं, जो भी आपका एंगल बन रहा है नीचे की तरफ, देखिए ये लाइन से ये एंगल बन रहा है, ये ऊपर वाला नहीं लेंगे, क्या लेंगे, नीचे वाला। तो ये जो एंगल होंगे इसका क्या होंगे, डबल होंगे। अब उल्टा देखिए, ये एंगल को पकड़िए, ये एंगल को, तो इसका डबल होगा। यानी फिर से हम यहाँ पे अगर हम बात करें, एक चीज़ और आपको हम बताएंगे आज, जैसे पहले आपको हम बता चुके होंगे, आप जाके पीछे वाला लेक्चर में देखिएगा, आर्क के बारे में बताए हुए थे, और आर्क में एंगल लेने का तरीका सिखाए थे कि हम लोग वहाँ मेजरमेंट लेते हैं।
मेजरमेंट ऑफ ए बी, मेजरमेंट ऑफ बी है। जैसे आपको हम बताए हुए थे कि अगर हम घड़ी के उल्टा दिशा में एरो लगा दें, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। अब हम कहें कि इस एंगल का नाम क्या होगा, तो ये देखिए तो इस चाप के द्वारा बन रहा है, तो क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ सी ए बोलेंगे। ये जो आप एंगल ए ओ बी लिखे हैं, इसको अगर आप चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ सी ए। आप पीछे वाला लेक्चर जाकर देखिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम फिर से मैं उसको बताने का कोशिश करूँगा और आपको समझाने का कोशिश करूँगा। फिर अगर मैं बात करूँ कि ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, तो इसका भी तो नाम ए ओ बी ही होगा दोस्तों, ए ओ बी। लेकिन अगर हम मेजरमेंट का बात करें तो ये यहाँ से ऐसे जा रहा है, एरो इस साइड में है, तो इसको क्या बोलेंगे, मेजरमेंट ऑफ ए सी। और किसका डबल होगा, तो इसका डबल होगा, यानी ट्वाइस एंगल ए डी सी। अब क्या कीजिए, इन दोनों को जोड़िए। जब जोड़िएगा तो देखिए ये ए ओ सी है, क्या है आपका ए ओ सी, इधर क्या होगा, इधर भी ए ओ सी होगा, सॉरी इधर भी क्या होगा, ए ओ सी ही होगा। लेकिन आप कहिएगा सर दोनों एंगल तो सेम है, लेकिन देखिए मेजरमेंट के द्वारा इस एंगल का वैल्यू अलग अलग हो जाएगा। यानी ये कुछ वैल्यू होगा, कोई एंगल होगा 100 डिग्री, 150 डिग्री, 200 डिग्री, जो भी हो, ये भी हो सकता है। लेकिन ये पूरा ओवरऑल मिल जाए तो कितना बन जाएगा, 360। और इन दोनों में से अगर हम चाहें तो 2 कॉमन ले सकते हैं। इसमें कितना एंगल बन रहा है, बी, और इसमें कितना बन रहा है, डी। ये कितना से कट जाएगा दोस्तों, 180। यानी एंगल बी प्लस एंगल डी का वैल्यू कितना आ गया, 180। जब एंगल बी और डी का वैल्यू 180 आ गया, तो हम लोग जानते हैं चतुर्भुज का, ये चतुर्भुज का सभी कोणों का योगफल 180 होता है, 360 होता है। तो जब ये दोनों का 180 हो गया, तो ये जो शेष बचा कौन, एंगल ए और एंगल सी, वो भी कितना होगा, 180। आप देख सकते हैं चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख कोणों का योगफल होता है वो कितना डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। और जब मैंने इसको प्रूफ किया तो इसके पीछे वाले थ्योरम का यूज किया कि केंद्र पर का जो एंगल होता है वो सरकमफ्रेंस का क्या होता है, डबल होता है। इस थ्योरम को भी पिछले लेक्चर में, यानी सर्किल का जो पार्ट 2 लेक्चर था और ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 24 में इस थ्योरम को भी मैं बता चुका हूँ। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब मैं आगे बताता हूँ। अब देखिए आगे मैं क्या बताने जा रहा हूं। ये पहला प्रॉपर्टीज हो गया किसका, चक्रीय चतुर्भुज का। चक्रीय चतुर्भुज का एक और प्रॉपर्टीज है, एक नहीं दो है। एक तो बता दिया मैं, दो और प्रॉपर्टीज है, और ये प्रॉपर्टीज, इस प्रॉपर्टी से ये दोनों प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। सपोज मैं क्या किया, जैसे यहाँ पे बी है ना, इसको थोड़ा बढ़ा दे रहा हूँ, किसी भी वर्टेक्स को थोड़ा बढ़ा दीजिए, ठीक है। आप इसको भी बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, आप इसको भी यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, इसको भी बढ़ा सकते हैं। तो जरा देखिए, जब ये बढ़ाए तो ये आपका एक्सटर्नल एंगल हुआ, यानी बाह्य कोण हुआ। बाह्य कोण जो होता है, बाह्य कोण क्या है, इसका ना बाह्य कोण है। तो जिस एंगल का जो बाह्य कोण होता है, जिस वर्टेक्स का जो बाह्य कोण होता है, वह एंगल का वैल्यू, मान लीजिए ये थीटा है, जिस एंगल का, जिस वर्टेक्स का, जिस वर्टेक्स पर, या जिस वर्टेक्स पर अगर बाह्य एंगल थीटा बन रहा है, तो उस एंगल का इंटीरियर एंगल का, यानी अंतः कोण के सम्मुख कोण के क्या होता है, बराबर होता है। मैंने क्या बोला, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में एक वर्टेक्स का, एक शीर्ष का जो बाह्य कोण होते हैं, उस बाह्य कोण का अंतः कोण के सम्मुख कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये याद रखिएगा। अगर ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा है। तो आप कहिएगा सर मैं आपका बात कैसे मानूं, चलिए मनवा देते हैं कि कैसे मानिएगा। अभी मैंने सिखाया कि दोनों का योगफल कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री। अगर इसको थीटा मान लेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 180 माइनस थीटा। दूसरी बात, एक लाइन पे कितना का एंगल बनता है, 180। जब इसको दो पार्ट में बांटेंगे, अगर ये 180 माइनस थीटा है तो ये थीटा ही ना होगा। आई बात समझ में। तो याद रखिएगा, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में किसी एक वर्टेक्स का जो बाह्य कोण होता है, तो उस वर्टेक्स का अंतः कोण के सम्मुख कोण के क्या होते हैं,
बराबर होते हैं। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज है किसका, चक्रीय चतुर्भुज का। याद रखिएगा, इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते हैं। अगर ये P पॉइंट है तो हम बोल सकते हैं कि CBP जो है वो ADC के क्या है, बराबर है। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज हुआ। थर्ड प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको भी मैं बता ही दे रहा हूँ, इसको थोड़ा और ऊपर लिख दो। ये आपका सेकंड प्रॉपर्टीज है CBP इज इक्वल टू एंगल ADC। अब आइए एक स्पष्ट फिगर बनाकर थर्ड प्रॉपर्टीज को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका सर्किल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर मान लीजिए मैं एक चक्रीय चतुर्भुज को ड्रॉ कर दिया, इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब देखिए चतुर्भुज में कितने विकर्ण होते हैं, 2। ये तो आपको अच्छी तरह से पता है। मान लीजिए इस वर्टेक्स से इस वर्टेक्स को मिला दिए और इस वर्टेक्स को इस वर्टेक्स से मिला दिए। ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D, ये सेंटर O मान लिए। तो इसमें देखिए ये अगर ये डायगोनल है और ये भी क्या है, एक डायगोनल है। अगर इस डायगोनल को हम D1 मान ले और इस डायगोनल को क्या मान ले, D2, तो थर्ड प्रॉपर्टीज इसका ये कहता है, थर्ड प्रॉपर्टीज कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज का विकर्णों का गुणनफल यानी D1 D2 विकर्णों का जो गुणनफल होंगे उनके सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। जैसे AB के सम्मुख कौन है, सम्मुख भुजा कौन है, CD, यानी AB इज इक्वल टू CD प्लस ये इसके बराबर हो गया ADBC। ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कोई एक चीज नहीं देगा और कहेगा निकालिए, तो वहां पे ये थ्योरम याद रखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टीज याद रखना पड़ेगा। तो आप मेरे साथ बोलिए, आपको प्रॉपर्टीज याद हो जाएगा। थ्योरम भी आप मेरे साथ बोलेंगे, सर्किल का या कोई भी ट्रायंगल का भी, किसी का भी आप थ्योरम अगर पढ़ रहे हैं तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सर्किल में आपने चक्रीय चतुर्भुज के बारे में क्या जाना, वैसे चतुर्भुज जिसके शीर्ष से एक वृत्त गुजरता है उसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। फिर मैंने इसका प्रॉपर्टीज बताया, पहला नंबर प्रॉपर्टीज क्या बताया कि इसके सम्मुख कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या बताया कि चक्रीय चतुर्भुज का कोई शीर्ष का जो बाह्य कोण होता है तो उस बाह्य कोण जहां पे बन रहा है उसका अंतः कोण के सम्मुख कोण के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। थर्ड क्या बताया, किसी भी चक्रीय चतुर्भुज में विकर्णों का गुणनफल जो होता है उस चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के गुणनफल के योगफल के बराबर होता है। आई बात समझ में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो फिर मैं आगे बता रहा हूं। अब मैं आगे बताने जा रहा हूं। आगे ये है, सपोज मैंने एक क्वेश्चन को लेकर बता रहा हूँ थ्योरम को, चाहे पहले एक और थ्योरम बता दे रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगला जो थ्योरम है, मैंने कितना थ्योरम बताया, 3। पहले क्या बताया कि किसी भी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर के कोण का क्या होता है, डबल होता है। मतलब जो भी केंद्र पर एंगल बन रहा है और जो भी परिधि पे एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल एक ही चाप के द्वारा बनना होना चाहिए, तभी बराबर होगा। क्योंकि आपको जब हम थ्योरम बता रहे थे सेकेंड लेक्चर में आप देखे होंगे कि सपोज ये 2 चाप है, सॉरी एक ये चाप है, तो चाप के लिए 2 पॉइंट लेंगे ना। ये मान लीजिए यहाँ पे सेंटर पे एंगल बना दिए इस तरह से, ओके, ये तो सेंटर पर का एंगल है। मान लीजिए हम यहाँ पे एंगल बनाए परिधि पे, फिर यहाँ बनाए परिधि पे, फिर यहाँ बनाए परिधि पे, फिर यहाँ बनाए परिधि पे, सब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों, क्योंकि एक ही चाप के द्वारा एंगल बन रहा है। जब एक ही चाप के द्वारा एंगल बनेगा तो सब बराबर होगा। मैंने ये थ्योरम बताया। फिर क्या बताया, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। और आज मैंने क्या बताया, चक्रीय चतुर्भुज का। फिर एक और थ्योरम पे चर्चा कर लेते हैं। तो फिर क्या करेंगे, जो जो थ्योरम बता रहे हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन भी बताएंगे। ओके, अब देखिए एक थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा, क्योंकि इससे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं।
जैसे थ्योरम ये रहेगा, किसी वृत्त में चाप पर केंद्र से डाला गया लंब चाप को दो बराबर भागों में विभाजित करता है। हम इसको इंग्लिश में ही बताएंगे, पहले देखिए फिगर समझिए। मान लीजिए ये आपका सर्किल हो गया, ओके, मान क्या लूं, सर्किल तो है ही। चलिए ये आपका सर्किल हो गया, ये आपका सेंटर हो गया, ये आपका चाप हो गया, ओके। तो थ्योरम क्या कह रहा है कि ये जो कॉर्ड है, ये जो चाप है, इस चाप पर देखिए, किसी वृत्त में चाप पर यानी इस कॉर्ड पर सेंटर से डाला गया लंब, इस चाप को मान लीजिए लंब जो है एम पॉइंट पे डाल रहे हैं, कि जैसे ही लंब डाले, परपेंडिकुलर डाले, तो इस चाप को दो बराबर भागों में बांट देगा। कहने का मतलब अगर ये 10 होगा तो ये वाला वैल्यू 5 होगा और ये वाला वैल्यू क्या होगा, 5 होगा। तो वही बात बोले, किसी भी सर्किल में कॉर्ड पर सेंटर से डाला गया जो परपेंडिकुलर होता है, वह परपेंडिकुलर उस चाप को, इट मीन्स वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो हम कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि ए बी को दो बराबर भागों में बांट रहा है। इस बात को आप समझ सकते हैं। अब इस थ्योरम को मुझे साबित करना है, दिखाना क्या है कि एम ए बराबर क्या होंगे, एम बी होंगे। ये बात मुझे दिखलाना है, तो चलिए दिखलाते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको यहाँ से इस तरह से मिला दिए, फिर इसको मैंने यहाँ से मिला लिया, ये सेंटर ओ हो गया। अब देखिए यहाँ पे जब ये परपेंडिकुलर है तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो कौन कौन सा ट्रायंगल ले लेते हैं, ट्रायंगल ओ एम ए और ट्रायंगल ओ एम बी में। एक चीज देखिए, ओ ए बराबर ओ बी, क्यों, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, यानी यहां लिख सकते हैं फ्रॉम रेडियस, यानी त्रिज्या से। फिर मैं यहाँ पे देख रहा हूं कि ओ एम बराबर ओ एम, ये क्या है दोस्तों, कॉमन है, बिल्कुल कॉमन है, ये तो दोनों में है, कॉमन है। फिर एंगल ओ एम ए इज इक्वल टू ओ एम बी। तो देखिए आपको जब हम सिमिलर पढ़ा रहे थे तो सिमिलर के बाद एक कॉन्ग्रुएंस बताए थे। कॉन्ग्रुएंस में कॉन्ग्रुएंस होने का कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कंडीशन बताए थे। कंडीशन में आपको बताए थे कि अगर दो ट्रायंगल का तीनों भुजा इक्वल हो जाए, सर्वांगसम हो जाएंगे। अगर दो भुजा और बीच का एंगल बराबर हो जाए फिर भी त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। 90 का केस आएगा तो वो RHS का कंडीशन कहलाता है, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। अगर ये केस आता है तो इससे भी कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो RHS वाला जो कंडीशन बताए थे, आप जाकर कॉन्ग्रुएंस का लेक्चर देखिएगा, वहां पे आपको पूरी बात बताया गया है, बस वहां का बात मैंने आपको याद दिला दिया। तो आप देख सकते हैं कि दो भुजा, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर हो गया, फिर ये वाला भुजा दोनों में कॉमन है और ये 90 डिग्री है, यानी तीन चीज मैंने दिखा दिया। तो त्रिभुज हो क्या जाएंगे दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस यानी सर्वांश। किस हिसाब से, RHS से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। ओके, देखिए राइट एंगल भी बराबर है और हाइपोटेनस भी बराबर है। जब ये त्रिभुज क्या हो गए, सर्वांगसम, तो इनके संगत भुजा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, MA बराबर MB। इसको किस हिसाब से, तो CPCT, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंस पार्ट ऑफ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। यानी कि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाता है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी संगत भाग आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो उम्मीद है कि इस थ्योरम को भी आप समझ सकते हैं कि किसी भी सर्किल में कॉर्ड पर केंद्र से डाला गया लंब
कॉर्ड को 2 बराबर भागों में क्या करता है, बांटता है। उम्मीद है कि अगर आप ध्यान से मेरी वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको थ्योरम बाद में देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ कि जो भी मैं प्रूफ करता हूँ इसका एग्जामिनेशन में कोई यूज नहीं है। प्रूवमेंट जस्ट लाइक अ क्लैरिटी ऑफ उसको क्या कंसेप्ट, जो भी हम प्रूवमेंट करते हैं, प्रूवमेंट का जरूरत नहीं है, बस ये आपके कंसेप्ट को क्लैरिटी कर रहे हैं कि आखिर होता कैसा है। आपको सिर्फ यही याद रखना है रिजल्ट कि केंद्र से कॉर्ड पे लंब डालेंगे तो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में क्या कर देगा, बांट देगा। इस पे क्वेश्चन भी है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए तो देखते हैं आगे। चलिए, तो आज मैंने आपको 2 चीज बताया, वीडियो काफी लंबे हो जाएंगे, इसलिए आप क्या कीजिएगा, इस थ्योरम को रिवाइज कीजिएगा, चक्रीय चतुर्भुज वाला और ये वाला 2 थ्योरम आज बताया। फिर नेक्स्ट वीडियो में क्या होगा कि इस थ्योरम पे डिपेंडेंट क्वेश्चन भी बताएंगे और कुछ आगे का थ्योरम भी चर्चा करेंगे। अभी थ्योरम बहुत है, धीरे धीरे पढ़िए। आप क्या कीजिए, आगे का जो एग्जामिनेशन है आप उसके लिए तैयारी कीजिए। आप सोचिएगा कि 10 दिन के बाद एग्जामिनेशन है और मैं 10 दिन पढ़कर एग्जामिनेशन को क्रैक कर लूँ, इट्स कांट बी पॉसिबल, ये संभव नहीं हो सकता है। हाँ, वही बच्चे संभव कर सकते हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं। अब अभी अभी कोई वीडियो ज्वाइन किया है, अभी अभी कंपटीशन का तैयारी करने के लिए फील्ड में उतरा है और सोचेगा कि सर इतना स्लो पढ़ा रहे हैं। मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री में कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। एक बार आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए, उसके बाद आपको जितना मन करे स्पीड पढ़ने का उतना पढ़िएगा, क्योंकि मुझे सारे बच्चे को लेकर चलना है। इस YouTube पे देखने वाले बहुत बच्चे तेज भी होते हैं, जिसका मैथमेटिक्स काफ़ी बढ़िया होते हैं, वह एकेडमिक यानी जब स्कूल लाइफ में जी रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, स्कूल लाइफ में स्कूल जाते होंगे, सब ये क्या है 9-10 का सिलेबस है। अगर वो अच्छे से पढ़े होंगे तो उनको सिर्फ हिंट्स चाहिए। जैसे होता नहीं है कि जब कुछ कोई भी बच्चे पढ़ लेते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो भूल जाते हैं। क्या वो पूरी तरह से भूलते हैं? नहीं। जो बच्चे रेगुलर बहुत मेहनत किए हुए हैं, कुछ दिन के बाद भूलते नहीं हैं, उनके दिमाग के सामने एक पर्दा आ जाता है, तो उनके लिए क्रैश कोर्स किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं एक फाउंडेशन बैच चला रहा हूँ। फाउंडेशन बैच में क्या होता है, आपको सारी बातें डिटेल में बताई जाती है। आई बात समझ में? तो उम्मीद है मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे, मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो दोस्तों में, रिलेटिव में, आस पड़ोस में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं या मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप मेरे वीडियो का लिंक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए, लाइक को बढ़ाइए, व्यूज को बढ़ाइए। आप जितना व्यूज, सब्सक्राइब, लाइक कीजिएगा उतना ही हम आपके थ्रू मैं मोटिवेट होऊंगा और इससे बेहतर करने का कोशिश करूंगा। ऐसे भी आप जो भी लेक्चर देखते हैं ये तो फ्री कॉस्ट है, सिर्फ आपका नेट लगता है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।